अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी खालिद। आप लोग आपका कोच खालिद अहमद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू यूट्यूब फैमिली। और आज ASP.NET MVC5 की सीरीज़ के अंदर मैं पार्ट नंबर 9 लेकर आया हूँ। जिसने अभी तक मेरा पार्ट 8 नहीं देखा, जो लेआउट के ऊपर था, दैट वाज अमेजिंग वीडियो। तो उसके जिसने वो लेआउट की वीडियो नहीं देखी, काइंडली मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो लेआउट की वीडियो देखें। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं कि ASP.NET MVC के अंदर रेजर व्यू इंजन क्या चीज़ होती है और व्यू इंजन MVC के अंदर होता क्या है। तो लेट्स देखते हैं कि हम इस सेशन के अंदर क्या कौन से टॉपिक हम आज कवर करेंगे। इस सेशन के अंदर आपको पता चलेगा इस वीडियो के बाद कि व्हाट इज़ व्यू इंजन इन ASP.NET MVC। व्यू इंजन का क्या काम है, व्यू इंजन क्या है, इस बारे में आप पूरी नॉलेज रखेंगे आप अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी। और व्यू इंजन यूज़ क्यों होता है, क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है ASP.NET के अंदर व्यू इंजन की। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रेजर इंजन इन MVC5, व्हाट इज़ रेजर सिंटैक्स, रेजर सिंटैक्स किस तरह लिख जाता है और सिंगल लाइन सिंटैक्स किस तरह लिखता है और मल्टी स्टेटमेंट ब्लॉक किस तरह लिखे जाते हैं, कमेंट्स हम रेजर सिंटैक्स के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं, स्केप सीक्वेंस क्या चीज़ होती है रेजर सिंटैक्स के अंदर। और उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जैसे इफ एल्स, एल्स इफ और टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद में आपको लास्ट में असाइनमेंट इसकी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के साथ रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट इज़ अ व्यू इंजन। बिल्कुल इसको सिंपली वेरीफाई अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। व्यू इंजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग द व्यू इनटू HTML फ्रॉम टू द ब्राउज़र। ASP.NET MVC supports waveforms, SPX and Razor View CS/HTML। देखिए, व्यू इंजन का जो काम है वो जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होता है तो रेस्पॉन्स करना शुरू होता है, वो रेंडरिंग करना शुरू हो जाता है जो भी हमारे व्यू के अंदर कोड लिखा होता है। अब पहले जब MVC5 से पहले हम MVC3 के बाद हमारे पास ये रेजर व्यू सिंटैक्स आए थे, जिसकी अब एक्सटेंशन चेंज हो गई थी .CS/HTML। उससे पहले वर्जन्स के अंदर इसकी एक्सटेंशन .SPX होती थी। तो अब जितने भी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें जो व्यूज़ की एक्सटेंशन है अब .CS/HTML हो गई। ठीक है, तो ये MVC3 के बाद ये इम्प्लीमेंट हुई थी कि व्यू की जितनी भी एक्सटेंशन है .CS/HTML हो गई। क्यों हो गई? उसका रीज़न ये था कि जो हम व्यू के अंदर कोड लिखते हैं वो बेसिकली, अगर हमने बैकएंड पे C# यूज़ की है तो उसके व्यू के अंदर जो कोड हम यूज़ करते हैं तो HTML का कोड भी होता है और C# का कोड भी होता है। अगर आपने विजुअल बेसिक के साथ बैक एंड में आपने विजुअल बेसिक यूज़ की है, VB यूज़ की है, तो उसकी एक्सटेंशन .VB/HTML होती है। तो व्यू इंजन का काम ये है कि जितनी भी HTML के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड है व्यू के अंदर, उन सबको रेंडर करके आपको ब्राउज़र में जो चीज़ शो होती है, जो आउटपुट शो होता है, उसको प्योर HTML में कन्वर्ट कर देना। जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो MVC के अंदर, आप उसका राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करें तो उसका जो कोड होगा, आपको मैं अभी अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसका कोड आपको प्योर HTML मिलेगा। आइधर आपने व्यू के अंदर .CS/HTML फाइल के अंदर अगर आपने C# का कोड किया है, VB का कोड किया है, प्लस में HTML का कोड भी है उसके अंदर, लेकिन जब व्यू इंजन रेंडर करता है तो वो क्या करता है, आपका प्योर HTML में उस चीज़ को कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने ASP का कोई टूल यूज़ किया है जिसका टैग स्टार्ट होता है SPX से, SP से, तो अगर आप उसको जो है वो ब्राउज़र में व्यू सोर्स करेंगे तो वो HTML वाला कोड ही कन्वर्ट हो जाता है। SP वाले टैग को कन्वर्ट किया, अगर आपने SP में टेक्स्ट बॉक्स लिया तो कन्वर्ट होने के बाद वो इनपुट टाइप टेक्स्ट आपको इस तरह जो HTML का प्योर कोड होता है वो ही नज़र आएगा। तो वो करता कौन है? जो आपको ब्राउज़र में व्यू सोर्स में जो प्योर HTML का कोड नज़र आता है,
बेसिकली व्यू इंजन उस चीज को कन्वर्ट करता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है व्यू इंजन के पास, व्यू इंजन आपका रेंडर करता है प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को रेंडर करने के बाद वो प्योर HTML में कन्वर्ट करके आपको ब्राउजर में वो चीज़ दिखाता है। तो आई होप के आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि आप व्यू इंजन इज यूज टू कन्वर्ट HTML प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्योर HTML। जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस व्यू के अंदर यूज होती हैं उन सबको कन्वर्ट करके रेंडर द कोड एंड कन्वर्ट इनटू प्योर HTML। जो आपको ब्राउजर में दिखती है वो प्योर HTML दिखती है। आगे चलते हैं। वाई व्यू इंजन रिक्वायर्ड इन ASP.NET MVC5। अब व्यू इंजन की जरूरत क्यों पड़ती है? व्यू इंजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट HTML फॉर व्यू। व्यू इंजन ही होता है जो आपका व्यू, आपका जो ब्राउजर पे वो प्योर HTML में कन्वर्ट करके देता है। इट कन्वर्ट्स HTML प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्योर HTML। इट इज यूज्ड टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग व्यू फॉर द एक्शन मेथड। देखिए जितने भी हमारे पास एक्शन मेथड आप बनाते हो वो इंडेक्स हो सकता है, अबाउट हो सकता है, कॉन्टेक्ट हो सकता है। जब उसका हम एक्शन रिजल्ट में रिटर्न व्यू लिखते हैं तो बेसिकली एक्शन मेथड से वो फाइंड करता है। व्यू इंजन का काम है कि आपके एक्शन मेथड से व्यू को फाइंड करना, और वो देखेगा व्यू के अंदर कि कौन से फोल्डर के अंदर जो है वो व्यूज हमारे पड़े हुए हैं, वहां से वो उसको रेंडर करके प्योर HTML कोड में कन्वर्ट करता है। इट इज यूज टू फाइंड अ व्यू फ्रॉम द शेयर्ड फोल्डर। शेयर्ड फोल्डर, जैसे मैंने आपको पहले बोला, शेयर्ड फोल्डर जो है उसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर कॉमन चीज़ें हैं। जैसे लेआउट, हमने लास्ट वाली वीडियो में मैंने लेआउट बनाना सिखाया, तो लेआउट हमारा शेयर्ड फोल्डर के अंदर होता है। तो अब बेसिकली मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि आपको इसका नाम शेयर्ड ही रखना है, इसकी स्पेलिंग शेयर्ड ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यू इंजन रेंडर करता है कोड को, जो लेआउट में जाके वो कोड को रीड करेगा, वो देखेगा कि क्या उसमें व्यू इंजन में जो प्रोग्राम किया हुआ है उसमें वो देखता है कि क्या शेयर्ड नाम से कोई फोल्डर है। क्योंकि उसमें प्रोग्राम करते वक्त व्यू इंजन में ये वो फोल्डर लिख दिया गया है कि शेयर्ड फोल्डर ही मिलेगा। तो आप उसका नाम ABC फोल्डर रखेंगे तो उसको नहीं मिलेगा, वो व्यू इंजन उस चीज को फाइंड ही नहीं कर पाएगा। We used to write C# और VB कोड ऑन अ व्यू। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमने ASP.NET एप्लीकेशन बना रहे हो, बैकएंड में VB यूज कर रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन हो जाती है .VB.HTML। अगर आप C# से कर रहे हो, जैसे अभी इस सीरीज के अंदर मैं C# से फॉलो कर रहा हूँ, पूरी चीजें C# से हम बैकएंड में C# को यूज कर रहे हैं, तो उसके व्यू की एक्सटेंशन क्या बन जाती है .CSHTML। व्यू इंजन रिक्वायर्ड टू द इम्प्लीमेंट द स्ट्रांगली टाइप व्यू। तो व्यू इंजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो स्ट्रांगली टाइप व्यू उसको चाहिए होता है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे नीचे इमेज में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि अगर आपने रेजर इंजन सिंटैक्स यूज करके आपने डेट का आपने मेंशन किया हुआ है कि मुझे डेट चाहिए। अब आपने कोड जो डेट वाला किया है रेजर सिंटैक्स में, उसमें आपने यहाँ पे देखें स्क्रीन में आपको नजर भी आ रहा होगा @DateTime.now, ठीक है, टू लॉन्ग डेटा स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने कोड किया था C# के अंदर रेजर सिंटैक्स को यूज करके, जो C# का कोड है, लेकिन आपको जब व्यू इंजन क्या करता है उस कोड को कन्वर्ट करता है प्योर HTML में। तो जब आप ब्राउजर में जाके आप कोई एप्लीकेशन देखते हो ASP.NET की, आप उसको F12 करेंगे तो वो डेवलपर मोड में आ जाएगा। ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये डेवलपर मोड में आ जाएगा। इसके अंदर एलिमेंट्स ऑप्शन होता है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखें बिल्कुल HTML प्योर कोड लिखा हुआ है, ये लेबल लगा हुआ है करंट, लॉन्ग टाइम और ये आज की डेट है। लेकिन कोड हमने क्या किया, कोड हमने @DateTime.now किया हुआ है, लेकिन ब्राउजर में वो प्योर HTML दिखा रहा है। तो ये काम व्यू इंजन का ही है जो आपको प्योर HTML में चीज दिखाता है, कन्वर्ट करके दिखाता है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज रेजर इंजन। रेजर इंजन क्या है? देखिए रेजर का मतलब होता है रेजर इज अ व्यू इंजन। जैसे मैंने अभी आपको व्यू इंजन के बारे में बताया, तो रेजर एक टाइप है, कैटेगरी है व्यू इंजन की, ठीक है। तो रेजर इंजन इज एन एडवांस व्यू इंजन
दिस इज नॉट अ लैंग्वेज। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है रेजर इंजन कोई लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज न्यू मार्कअप सिंटैक्स, इसका एक नया मार्कअप सिंटैक्स है, अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है। द नेम स्पेस फॉर रेजर इंजन इज सिस्टम डॉट वेब डॉट रेजर। जो आप नेम स्पेस यूज करते हो तो इसका नेम स्पेस ये है। व्यू फाइल एक्सटेंशन डॉट सी एस एच टी एम एल, अगर आपने वीबी में काम किया है तो डॉट वीबी एच टी एम एल। पार्शल एंड लेआउट व्यू बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, जो आपका लेआउट है वो इन चीज़ों पे बेस करता है कि आपका जो व्यूज की फाइल कौन सी है, डॉट सी एस एच टी एम एल या डॉट वी बी एच टी एम एल है। रेजर सिंटैक्स इज इजी टू लर्न एंड मच क्लीनर टू वेब फॉर्म सिंटैक्स। ये कह रहा है रेजर सिंटैक्स जो है वो इजीली हम समझ सकते हैं, बजाय जो पहले हमारे पास होता था एस पी एक्स पेज, तो उससे इन लोगों ने इसको डॉट सी एस एच टी एम एल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कहता है इसको और इजी समझने इजी है। रेजर इंजन प्रिवेंट एक्सेस अटैक क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग अटैक। अब ये कह रहा है रेजर इंजन को यूज करके हम क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग अटैक से बच सकते हैं। जैसे क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग लोग करते हैं कि हमने फॉर्म बनाया हुआ है साइन अप का और नेम की फील्ड में उसने कोई जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट चला दी, तो रेजर इंजन इन चीज को सिक्योर करता है, उसको अलाउ नहीं करेगा। रेजर इंजन डज नॉट सपोर्ट डिजाइन मोड इन वीएस, means you cannot see your view page look at the field. सपोर्ट रेजर व्यू डज नॉट सपोर्ट डिजाइन मोड, मतलब ये कह रहा है कि जब रोज रेजर सिंटैक्स का जो आप रेजर सिंटैक्स यूज करते हैं @ साइन हो, वो आपको ब्राउजर में जब पेज व्यू पेज में जब दिखेगा तो वो रेजर सिंटैक्स नहीं दिखेगा, वो आपको प्योर एचटीएमएल कोड दिखेगा। रेजर इंजन सपोर्ट टीडीडी, इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम डॉट वी आई वेब डॉट यू आई पेज क्लास। अब रेजर सिंटैक्स हम लिखते किस तरह हैं, ठीक है। रेजर सिंटैक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, तो टू टाइप्स ऑफ रेजर सिंटैक्स, सिंगल लाइन स्टेटमेंट। अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो हम क्या करते हैं, उसके स्टार्ट से हम @ साइन लगाते हैं, इट स्टार्ट विथ @ साइन। अगर सिंगल लाइन कोड है, मल्टी लाइन कोड है तो स्टार्ट विथ @ साइन, फिर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन मस्ट बी यूज्ड टू एंड स्टेटमेंट। इनलाइन एक्सप्रेशन भी इसको कहा जाता है, वेरिएबल एंड फंक्शन स्टार्ट विद @ साइन। तो देखते हैं, लेट्स प्ले विद कोड, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि और आपको इजी समझ में आए। तो हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मैं यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ, वीडियो के साथ रहिएगा तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ रेजर सिंटैक्स, रेजर डेमो। एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एम्प्टी के बाद रेफरेंस हम सेट करते हैं MEC5 और यहाँ पे आके हम ओके कर देते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि हम रेजर व्यू सिंटैक्स किस तरह लिखते हैं व्यू के अंदर। जिन्होंने मेरे अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले मेरी उस सीरीज की पिछली वीडियोस देखें ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए। मेरी पूरी सीरीज को फॉलो करोगे तभी आप इस जो मेरा टॉपिक आज का है वो आपको समझ में आएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो फिर आपके लिए ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके जल्दी जल्दी से हम एक कंट्रोलर बना देते हैं, @ साइन, सॉरी कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, एम्प्टी कंट्रोलर ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोलर लिया और मैंने इसका नाम रख दिया होम कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम मैंने रख दिया होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर के अंदर आके हमें क्या करना है, मुझे एक व्यू बनाना है, क्योंकि मैं जो रेजर सिंटैक्स का जो कोड है वो मैं व्यू के अंदर करूँगा। तो राइट क्लिक, ऐड व्यू, यहाँ पे आके इसका नाम इंडेक्स ही रख रहे हैं, लेआउट फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा वो व्यू जनरेट कर देगा किसका, जो हमने एक्शन रिजल्ट बना रहे हैं, एक्शन रिजल्ट का जो इंडेक्स मेथड है
इसका मैंने ऐड व्यू करके ऐड व्यू जनरेट किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो बेसिकली ऊपर वाला ये कोड मैं अभी फिलहाल हटा रहा हूँ, लेकिन ये भी रेजर सिंटैक्स का ही कोड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इसके अंदर रेजर सिंटैक्स का कोड लिखता हूँ ताकि आपको और इजी समझ में आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके टॉपिक का नाम लिख देता हूँ कि H1 दिस इज रेजर सिंटैक्स डेमो एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं एक डिव बना देता हूँ और डिव के अंदर में अब मुझे आज की डेट चाहिए। ठीक है, मुझे आज की डेट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टुडे डेट, पर मैं एक लेबल ले लेता हूँ, उसके अंदर हम ये शो करते हैं। लेबल के अंदर मैंने टुडे डेट लिख दिया और मुझे आज की डेट चाहिए, तो यहाँ पे मैं रेजर सिंटैक्स किस तरह यूज़ करूँगा, जैसे हमने यहाँ स्लाइड में पढ़ा था कि रेजर सिंगल लाइन कोड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, @ उसके बाद आप C# का कोई भी क्लास या कोई भी कोड कर सकते हो। तो मैं डेट टाइम, हमारे पास एक क्लास होती है .now जो ये हमें आज की डेट प्रिंट करके देगा। तो मैं पहले इसको चलाता हूँ ताकि आप आउटपुट देखें, उससे आपको और ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा कि रेजर सिंटैक्स जो है, रेजर सिंटैक्स स्टार्ट करते ही उसका जो है सिंबल यूज़ होता है @ से हमें पता चलता है कि ये रेजर सिंटैक्स है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, काइंडली ASP.NET MEC फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ में प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे इसकी सीरीज़ जितने भी पार्ट आ चुके हैं वो पहले वाले पार्ट आप देखें ताकि आपको आज का टॉपिक समझ में आए। अदरवाइज थोड़ा सा आपका आज का टॉपिक कन्फ्यूजन होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। और जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ उसकी साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को, तभी आपको जो है वो चीज़ समझ में आएगी। जब तक आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप वो चीज़ आप उसको जो है आप नहीं समझ सकते। क्योंकि हमारी जो IT की फील्ड है, मेरी जो टेक्निकल वीडियोस जितनी भी आ रही हैं, IT की फील्ड टोटल डिपेंड करता है प्रैक्टिकल पे। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तभी आपको ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये इसने आज की डेट जो है वो प्रिंट कर दिया और उसके साथ टाइम प्रिंट कर दिया। तो ये इसने क्या कर दिया, जो है प्रिंट कर दिया। अब मैं यह बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा जब देखें ये व्यू आ गया, अब मैं इसके राइट क्लिक करके इसका मैं आपको व्यू पेज सोर्स दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा, अब देखें व्यू पेज सोर्स में जब मैं आ गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वही HTML का कोड लिखा हुआ है, ये प्योर HTML आपको मिल रही है। अब यहाँ पे कहीं आपको रेजर सिंटैक्स नहीं मिल रहा, आपको @ नहीं मिल रहा, डेट एंड टाइम नहीं मिल रहा, तो ये प्योर HTML हमें क्यों दिखा रहा है, क्योंकि व्यू इंजन का काम है इस चीज़ को रेंडर करके और आपको जो व्यू दिखाता है वो प्योर HTML ही दिखाता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ये सिंगल लाइन का कोड किया है मैंने, अगर हमें मल्टीपल लाइन का कोड करना है तो हम क्या करेंगे, मैं एक और डिव बना देता हूँ। अगर सपोज हमें मल्टीपल लाइन का कोड करना है, अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप इसके अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन या कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके डिव और यहाँ पे @ लगाता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर मैं कहता हूँ 100 + 200। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होती है, जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होती है तो उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, मतलब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे मैथ की कोई इक्वेशन होती है तो उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अच्छा, सेमी कॉलम नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, अगर आप सेमी कॉलम नहीं देते तब भी आपको एरर नहीं दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे आके एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, देखते हैं हमारे पास जो अभी मैंने चेंज किया वो कोड दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखें आपको आंसर आ गया 300। ठीक है, तो 300 इसका आंसर था। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एडिशन इस, तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई कोड लिखना चाहता हूँ तो एडिशन इस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया और एक दफ़ा फिर इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये एडिशन इस 30 आपको दिखा रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये आपका सिंगल लाइन कोड हो गया।
अब हम चलते हैं मल्टीपल लाइन कोड पे। मल्टीपल लाइन कोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप मैं एक और डिव बनाता हूँ और यहाँ पे आके मुझे सपोज @ अब मल्टी लाइन के लिए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि आपको लाइंस ज़्यादा लिखनी है। अगर आपको सिंगल लाइन लिखना है तो फिर आपको ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, अगर मल्टी लाइन है तो फिर आपको ब्रैकेट की ज़रूरत है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ इंटीजर a 10, इंटीजर b 20 और यहाँ पे मैं इसको इंटीजर c कर देता हूँ और इंटीजर c के अंदर मैं इन दोनों को प्रिंट कराऊंगा। तो अब मुझे यहाँ पे सपोज इन दोनों को मुझे ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पे c के अंदर असाइन कर दूंगा a + b, तो ये ऐड हो जाएगा। और मुझे अब c के रिजल्ट देखनी है, तो मैं यहाँ पे एक लेबल और ले सकता हूँ, यहाँ h2 ले सकता हूँ, जो भी आपको एडिंग लेनी है लेबल लेनी है। यहाँ पे मुझे अब c की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे कहता हूँ एडिशन इज, और उसके बाद यहाँ पे c डायरेक्ट अगर मैं लिखूंगा सिर्फ c तो ये एडिशन इज c नज़र आएगा, लेकिन मुझे c के अंदर जो वैल्यू है वो चाहिए, तो फिर @ और c इस तरह आप लिखेंगे तो फिर आपको ये वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं एडिशन इज 30। तो मल्टी लाइन कोड करना हो तो आप ये वाला यूज करोगे, सिंगल लाइन कोड करना हो तो ये यूज करोगे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे बात करते हैं, सपोज हमें अब यहाँ पे अगर कमेंट्स करना है, अगर आपको रेजर सिंटैक्स के अंदर कोई भी चीज़ कमेंट करनी है, जैसे सिंगल लाइन कमेंट करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास कमेंट के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे कमेंट और सिलेक्टेड आइटम, यहाँ पे मैंने किया तो ये कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट करना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करा और मल्टी लाइन को यहाँ पे आके कमेंट कर दिया, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये कमेंट हो गई। तो कमेंट्स आप इस तरह इसके अंदर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टेप के ऊपर। हमारे पास अभी स्लाइड के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें स्टेप लिख दी हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टेप वो सारे ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे आपको मिल जाएंगे, स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है स्केप का। अब स्केप हम क्यों रेजर सिंटैक्स के अंदर यूज़ करते हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब हम यहाँ पे आके मैंने डिव बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया h1 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय जीमेल अकाउंट इज। अब मैंने अपने जीमेल का अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अपने वेब पेज में दिखानी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरी जो है इसकी जीमेल है khalidtech@gmail.com। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जीमेल अकाउंट दिखा दिया। अब मुझे इसके नीचे ट्विटर अकाउंट भी दिखाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे h1 और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि माय ट्विटर अकाउंट इज, या ट्विटर नेम इज। अब यहाँ पे देखिएगा खालिद टेक सॉरी ट्विटर का नाम @ से शुरू होता है, @ और यहाँ पे मैंने लिख दिया खालिद टेक। अब यहाँ पे देखें, मैं अपने ट्विटर की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जैसे मैंने जीमेल की अकाउंट इन्फॉर्मेशन बताई, भाई मेरी जीमेल आईडी है। अब मैं कह रहा हूँ मेरा ट्विटर पे जो अकाउंट है खालिद टेक के नाम से वो है @ खालिद टेक। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूज क्यों हो जाता है कि भाई इसको ये क्या समझ रहा है, ये रेजर सिंटैक्स समझ रहा है, क्योंकि रेजर सिंटैक्स के अंदर हम @ पहले देते हैं, लेकिन जो हम ट्विटर में अकाउंट बनाते हैं उस यूज़र नेम का भी हम @ देते हैं। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है। अगर मैं इसको अभी चलाऊंगा तो ये एरर शो करेगा। अब मैं वेब पेज के अंदर अपना ट्विटर अकाउंट का इंफॉर्मेशन कैसे दूँ रेजर सिंटैक्स के अंदर, तो यहाँ पे देखिए इसने एरर दे दिया कि भाई ये चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा, ये खालिद टेक डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज है। अब आपको क्या चाहिए, आपको ट्विटर का अकाउंट ट्विटर का नाम का वेब पेज में शो करना है कि भाई मेरा ट्विटर का अकाउंट ये, तो आप जस्ट यहाँ पे स्केप यूज करोगे। स्केप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको @ डबल यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला @ है ये स्केप कर रहा है और ये जो है आपका ट्विटर का अकाउंट है। तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये ट्विटर का अकाउंट वहाँ पे शो कर देगा, एरर इसको नहीं देना चाहिए। तो ये सारे स्टेप मैंने स्लाइड्स के अंदर लिख दिए हैं, तो डोंट वरी। आपको कोई भी इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बेसिकली मुझे क्या करना था, ट्विटर अकाउंट का इन्फो देना था कि मेरा ट्विटर अकाउंट खालिद टेक का ये है।
तो वहाँ पे ट्विटर के नाम पे ऑलरेडी @ साइन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एस्केप यूज़ नहीं करूँगा तो @ साइन पे वो एरर देगा, बोलेगा ये तो रेजर सिंटैक्स है। तो वो इसको रेजर सिंटैक्स समझ रहा था। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, सपोज अगर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट रेजर सिंटैक्स के अंदर यूज़ करनी है तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ उसके ऊपर। मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना देता हूँ डिव, यहाँ पे यूज़ करता हूँ h1 और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी कौन सी होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी इफ़ होती है, एल्स इफ़ और एल्स होता है, और हमारी एल्स इफ होती है। तो ये हमारी और टर्नरी ऑपरेटर होता है, और स्विच भी होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो आज हम ये कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का सेंटर। अगर मुझे एफ एल्स यूज़ करनी है तो क्योंकि एफ एल्स के अंदर मल्टी लाइन होगा, तो मैं क्या करूँगा, @ साइन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, मुझे एफ एल्स यूज़ करना है इंटीजर ए, मैं एज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ 18, और मैं कहता हूँ कि इफ़ अगर जिसकी एज क्या हो, एज ग्रेटर और इक्वल हो 18 के, तो मुझे कौन सा मैसेज शो करना है वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दूंगा, इफ ब्लॉक के अंदर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ h2 कि भाई मुझे मैसेज शो करना है एलिजिबल फॉर वोट, जिसकी एज 18 या उससे बड़ी है तो वो एलिजिबल फॉर वोट है, वो वोट दे सकता है। और एल्स के अंदर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर क्या होना चाहिए, अगर वो इस एज से मतलब 18 से कम है तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट, वो नॉट एलिजिबल है फॉर वोट के। ठीक है, तो ये इफ एल्स ये बेसिकली कंडीशन स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, अगर एज 18 से बड़ी हो, यहाँ पे अगर एज 18 या उससे बड़ी हो तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे एलिजिबल फॉर वोट आ जाएगा। अभी यहाँ पे यूज़र की एज क्या है, 18। तो अभी इसको देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबल फॉर वोट, क्यों, क्योंकि एज हमारी 18 थी और हमने कंडीशन लगाई हुई है, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एज कर देता हूँ 15, सपोज यूज़र की एज है 15, अब वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये डिसीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर 15 वाला एज वाला बंदा हमारा वोट नहीं दे सकता, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई 15 वाले को अलाउ नहीं है। तो इफ एल्स इस तरह आप जो है कंडीशन मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगा सकते हो। अब इसी तरह मैं अगर आपको एल्स इफ का एग्जांपल करके दिखाऊं, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं, और अब मैं इसको एल्स इफ के जरिए करता हूँ, @ साइन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आके मैं इंटीजर मार्क्स के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें मार्क्स में कर देता हूँ 80, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि इफ़ जिसकी मार्क्स यूज़र की 80 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो उसको A1 ग्रेड दे दो। तो यहाँ पे मैं H2 के अंदर लिख देता हूँ A1 ग्रेड, और एल्स इफ, अब यहाँ पे एल्स इफ वहाँ यूज होती है जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हो। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस है क्योंकि मुझे ग्रेड निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं आके कर देता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, तो उसको कौन सा ग्रेड आना चाहिए, उसको आना चाहिए A ग्रेड, उसको A ग्रेड आना चाहिए, तो A ग्रेड आ गया। उसके बाद और जितनी भी आपको इस मार्क्स पे ग्रेड निकालने हैं, आप यह कॉपी पेस्ट करते रहो और कंडीशन लगाते जाओ, तो आपकी एल्स इफ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये 60 पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको B ग्रेड कर देता हूँ, यहाँ पे 60 में B ग्रेड आ गया। ठीक है, और एल्स में इसको मैं फॉल कर देता हूँ कि भाई इसके बाद अगर इससे कम अगर किसी के मार्क्स हैं तो उसको फेल कर दो। तो आप अपने कंडीशन के हिसाब से इसको लगा सकते हो। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे हमने क्या इंप्लीमेंट किया, एल्स इफ इंप्लीमेंट किया है। अभी मैं देखता हूँ कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। अभी यूज़र की जो मार्क्स है वो 80 हैं, तो यहाँ पे देखें ग्रेड क्या आ रहा है आपको, A1 ग्रेड। क्यों क्यों आ रहा है, क्योंकि यूज़र की मार्क्स कितनी 80। अगर मैं इसको कर देता हूँ 65, अब देखते हैं क्या आता है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब आपके पास जो ग्रेड आया वो B ग्रेड आया।
तो क्यों? क्योंकि इन कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपका ग्रेड कौन सा आना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो A1 प्रिंट कर देगा, 70 वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो A ग्रेड और इस पे। और अगर हम अब मैं यहाँ पे करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे इसको 40 कर देता हूँ, 40 मार्क्स है इसकी, तो क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर 60 से जिसकी कम हो उसको हम क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ आएगी। मैं तो बार बार ये बोलता हूँ, जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ उसकी काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा, तब भी आप ये चीज़ सीख पाओगे। अदरवाइज इम्प्लीमेंट के बगैर आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ टर्नरी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का अल्टरनेट है। अगर आप जो काम इफ एल्स में कर सकते हैं वो काम आप टर्नरी ऑपरेटर में कर सकते हैं। तो मैं अभी ये एग्जांपल करवा रहा हूँ, टर्नरी ऑपरेटर का करवा रहा हूँ। सपोज इंटीजर नंबर 2 मैंने एक नंबर वेरिएबल बनाया 2 और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बना देता हूँ। कंडीशन इसका नाम में रख देता हूँ या स्टेटमेंट भी रख सकते हो। कंडीशन, इसके अंदर कंडीशन मुझे क्या देनी है वो मैं अभी बताऊंगा। कंडीशन मुझे क्या देनी है कि जिसकी अगर ये नंबर क्या हो, नंबर ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 के, तो इसको क्वेश्चन मार्क टर्नरी का सिंबल है, उसके बाद स्टेटमेंट क्या प्रिंट करनी है, पॉजिटिव नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स के लिए यहाँ पे यूज होता है कॉलन साइन, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ नेगेटिव नंबर। तो और इसको मुझे कंडीशन को आउटपुट में H1 में दिखाना है, तो मैं यहाँ पे H1 और एट द रेट साइन कंडीशन। तो अब मैंने नंबर का वेरिएबल बनाया और नंबर मैंने दिया है 2, और यहाँ मैंने टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल किया है। टर्नरी ऑपरेटर वहाँ यूज होता है जहाँ इफ एल्स का जो भी काम है वो हम टर्नरी में कर सकते हैं। टर्नरी से फ़ायदा ये होता है आपका लाइन ऑफ कोड बच जाता है। ये सिंगल लाइन में कंडीशन हो गई। इफ एल्स में आप देख सकते हैं थोड़े से मल्टीपल्स कंडीशन से, देखें ये कितनी लाइन्स का कोड हो गया, थोड़ा सा लंबा लाइन ऑफ कोड होता है। तो लाइन ऑफ कोड भी हम कम करें, तो लाइन जहाँ जो काम हम इफ एल्स में कर सकते हैं वो एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं टर्नरी को यूज़ करके। तो इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है, इसको चलाते हैं। तो ये टर्नरी का एग्जांपल था। देखें पॉजिटिव नंबर, क्यों? क्योंकि 2 जो है हमारा 0 से बड़ा है, इस वजह से जो नंबर 0 से बड़े, 0 या 0 से बड़े हो वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 से कम जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ -2, तो आप देखते हैं क्या आते हैं, क्योंकि -2 0 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव नंबर शो कर देगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन काइंडली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी। अगर आप सिंसियर अपने आप से ASP.NET डेवलपर बनना है, और बहुत सारी जॉब्स ASP.NET की अभी भी आ रही हैं, मैं जो है वो जॉब्स के हवाले से भी मैं वीडियो के अंदर आपको बताता रहूँगा। तो अगर इसमें कोई वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, कमेंट्स करके आप वो क्वेश्चन बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। जितनी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगी वो आपको पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एंड में बात कर रहा हूँ असाइनमेंट के ऊपर, क्योंकि मैं वही कहता हूँ कि जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करें। तो असाइनमेंट बहुत सिंपल है। तो इसमें रेजर सिंटैक्स को यूज़ करके आपको मार्कशीट बनानी है। जैसे अभी मैंने एक सिर्फ वेरिएबल एक बनाया मार्क्स का, उसके हिसाब से मैंने ग्रेड निकाले। अब आप पूरी मार्कशीट बनाओगे, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट की एज क्या है, कौन सी क्लास में, और उसके बाद उसका ग्रेड। अब सिर्फ ग्रेड नहीं दिखाना, मार्कशीट के अंदर क्या होता है कि टोटल मार्क्स उसकी कितनी थी, ऑब्टेन मार्क्स कितनी आई, परसेंटेज कितनी आई। अब आप जो ग्रेड निकालोगे वो परसेंटेज के ब्याह पे निकालोगे कि इसका इवन 60% आई तो इसका बी ग्रेड। जो जो हम बोर्ड के एग्जाम देते हैं उसमें आपको पता है कि वो मार्कशीट के पीछे लिखा होता है उसके फार्मूलाज। तो आई होप कि आप ये कर लेंगे। दूसरा,
आपको कोई भी आप एक नंबर वेरिएबल बनाए, उसमें आपको ये मालूम करना है कि क्या ये इवन है या ऑड नंबर है। इवन नंबर 0 से लेके 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर होते हैं। थर्ड आपका टास्क है कोई भी आप वेरिएबल बना दें, उसका ये बता देंगे पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।